तो जहाँ तक बात है रिजीम्स तो हमने ख़त्म किए, चाहे वो अथॉरिटेरियन थी या डेमोक्रेटिक थी। और जो आज का टॉपिक है वो है पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में, जिसमें पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल आता है, यूनिटरी और फेडरल आता है। लेकिन बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिस्टम्स, बिफोर गोइंग टुवर्ड्स पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यूनिटरी और फेडरल सिस्टम, we must go through classification as far as bases of power are concerned। तो बेसिस ऑफ पावर पे जो क्लासिफिकेशन दी है मैरियट और स्टीफन लीकॉक ने, वो हमने देखनी पड़ेगी। तो जहाँ तक मैरियट की बात है और लीकॉक की बात है, इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन दी है बेस्ड ऑन दी पावर। बेसिस ऑफ पावर जो है उसको बेस बनाते हुए इन्होंने क्लासिफिकेशन दी है सिस्टम्स की, पॉलिटिकल सिस्टम्स की। जो मैरियट है, मैरियट ने जो क्लासिफिकेशन दी, उन्होंने 3 सिस्टम्स वहाँ पे बता दिए, जिसमें यूनिटरी और फेडरल एक आता है। तो मैरियट की क्लासिफिकेशन जब बेस ऑफ पावर की बिना पर हम देखते हैं, तो मैरियट ने दी है 3 क्लासिफिकेशन, 3 टाइप्स उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन में दिए हैं, जिसमें सबसे पहले यूनिटरी और फेडरल आता है, और उसके बाद रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तो यूनिटरी और फेडरल, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल मैरियट ने दी है। इसके अलावा तीसरा जो उन्होंने बताया, या तो वो मोनार्कियल होगा, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो ये 3 चीज़ें ऑन द बेस ऑफ पावर क्लासिफिकेशन जो दी है मैरियट और लीकॉक ने, मैरियट ने ये 3 टाइप्स बताए हैं, जिसमें यूनिटरी और फेडरल एक आता है, रिज एंड फ्लेक्सिबल, रिज्ड और फ्लेक्सिबल दूसरा है, मोनार्कियल, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तीसरी क्लासिफिकेशन, तीसरी बेस उन्होंने बताई है अपनी क्लासिफिकेशन की। उसके बाद जो है स्टीफन लीकॉक की क्लासिफिकेशन आती है। स्टीफन लीकॉक जो क्लासिफिकेशन देता है, वो एक तरीके से डेमोक्रेसी की बात करता है और एक तरीके से डेस्पोटिज्म की बात करता है। तो जो उसने डिस्ट्रीब्यूशन दिया है जो बेसिस ऑफ पावर की होती है, या तो वो डेमोक्रेटिक होगी या वो डेस्पोटिक होगी। और डेमोक्रेसी को फर्दर इन्होंने बताया था, या तो मोनार्की होगी, लिमिटेड मोनार्की होगी, या रिपब्लिक होगी। तो लीकॉक ने जो क्लासिफिकेशन दी है एज कंपेयर टू मैरियट, इन्होंने बताया है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ये या तो डेमोक्रेटिक होगी या डेस्पोटिज्म होगी। फर्दर इन्होंने डेमोक्रेटिक को बताया या तो वो लिमिटेड मोनार्की होगी, एब्सोल्यूट नहीं होगी, लिमिटेड मोनार्की होगी, या वो रिपब्लिक होगी। और जहाँ तक ये डेमोक्रेसी और डेस्पोटिज्म की बात है, ये या तो यूनिटरी भी हो सकते हैं या वो फेडरल भी हो सकती है। और आगे चलकर जो यूनिटरी और फेडरल बताए हैं लीकॉक ने, वो या तो पार्लियामेंट्री होंगे या नॉन पार्लियामेंट्री होंगे, पार्लियामेंट्री होंगे या नॉन पार्लियामेंट्री होंगे। तो जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने दिए हैं, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, उसमें डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप आती है। जैसे डेमोक्रेसी में आपको पता है राइट टू वोट होता है, लोगों को राइट टू वोट डिपिक्ट करता है डेमोक्रेसी को। तो डेमोक्रेसी में जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी होती है वो लोग होते हैं, और इसी तरह जो डिक्टेटरशिप होती है, डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी होती है, या तो वो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी होगी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी इन रशिया, या वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी 1 पर्सन होता है। ये डिक्टेटरशिप की बात है। फर्दर जो डेमोक्रेसी है उसके लिए जो क्लासिफिकेशन आगे निकली है, उसमें एक पार्लियामेंट्री आती है और दूसरी नॉन पार्लियामेंट्री आती है। जहां पर पार्लियामेंट्री आती है वहां पर हम कहते हैं जो एग्जीक्यूटिव होता है वो होता है मेंबर ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द लेजिस्लेचर, वो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होता है वो कमेटी जो होती है लेजिस्लेचर की, वो कमेटी ऑफ द लेजिस्लेचर जो होती है, एग्जीक्यूटिव उसका हिस्सा होता है। और जहां तक नॉन पार्लियामेंट्री की बात है, वहां पर जो एग्जीक्यूटिव होता है ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर। वहां पर वो एग्जीक्यूटिव जो नॉन पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है, वो किसी भी तरह लेजिस्लेचर के तहत बाउंड नहीं होता है। फिर आगे जो ये नॉन पार्लियामेंट्री होती है, या तो वो यूनिटरी होगी या वो फेडरल होगी। और जहाँ तक पार्लियामेंट्री की बात है, ये भी या तो यूनिटरी होगी या तो फेडरल होगी। फिर यूनिटरी और फेडरल, फेडरल आपको पता है यूनिटरी में होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, कन्फरिंग ऑफ अथॉरिटी इन द अपर हैंड, इन द सेंट्रल हैंड, इन वन हैंड। और जहाँ तक फेडरल की बात है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स होता है between various bodies or between center and its units, it is units। तो जो क्लासिफिकेशन दी है लिकॉक ने, एक वास्ट डीप क्लासिफिकेशन दी है। और जहाँ तक मैरियट की बात है, उन्होंने 3 काइंड्स बताए थे, जिसमें यूनिटरी और फेडरल आता है, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड आता है, मोनार्कियल, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आती है। तो ये क्लासिफिकेशन उन्होंने दी थी। और
आगे हमने इसमें देखना है जो ये पॉलिटिकल सिस्टम्स है, पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है, फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने देखना है इंग्लैंड का पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है, या अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमने देखना है तो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैसा है। उसके अलावा जो यूनिटरी और फेडरलिज्म है कनाडा और चाइना की, वो भी हमने देखनी है। तो इन जनरल लेट्स कम टूवर्ड्स जो पार्लियामेंट्री होती है और प्रेसिडेंशियल होती है। इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया, राइट नाउ वी आर इन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, लेकिन जब हम वेस्टर्न थॉट ही पढ़ रहे थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया व्हेन वी आर कंपेयरिंग द थिंग्स ऑल टुगेदर देन वी आर गेटिंग क्लियर concepts, we are getting our concepts get cleared from that very comparison. So that's why मैंने आपको यहाँ पर प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री या पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल, इनके बीच थोड़ी सी जो डिफरेंस होती है वो क्या होती है, जब आप इसको समझेंगे आगे, जब आप इंग्लैंड का पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे और प्रेसिडेंशियल स्टडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स करेंगे, तो वहाँ पर जो समझने में वो आसानी होगी आपको, बिकॉज जब हम पहले कंपैरिजन करेंगे पार्लियामेंट्री क्या है और प्रेसिडेंशियल क्या है। और जहाँ तक बात है पार्लियामेंट्री सिस्टम की, जो यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करेंगे वो प्रेसिडेंट है, अगर इंग्लैंड की बात करेंगे वो किंग या तो क्वीन है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है इन द फॉर्म ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट और ब्रिटिश क्वीन और किंग, वो होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स, वो होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स। हाँ, उनके नाम से पावर्स यूज किए जाते हैं, वो एक रबर स्टैम्प की मानंद है, तो उनको कोई रियल पावर नहीं होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, वो होते हैं नॉमिनल, वो होते हैं नॉमिनल, उनको कोई रियल पावर नहीं होता है, उनको कोई रियल पावर नहीं होता है, बिकॉज दे एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस, दे एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज फार एज इंडियन केस इज कंसर्न्ड। तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में चीफ एग्जीक्यूटिव हेड्स होते हैं ये नॉमिनल होते हैं, और जहाँ तक प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो रियल हेड होता है, और वो अपने रियल पावर्स इस्तेमाल भी करता है, ही हिमसेल्फ एक्सरसाइजेस हिज पावर्स। तो रियल हेड जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड नॉमिनल होता है वो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। उसके बाद जहाँ तक पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करेंगे, अगर हेड्स की बात करेंगे, इंडिया में अगर देखेंगे टू हेड्स आर देयर, वन इज हेड ऑफ द स्टेट, अनदर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एज फार एज हेड ऑफ द स्टेट इज कंसर्न, वो होता है नॉमिनल हेड। अगर इंडिया की बात करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द नॉमिनल हेड, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको मिलिट्री पावर्स है, बाकी इमरजेंसी पावर्स है, लेकिन वो ये सारे पावर्स यूज करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो होता है हेड ऑफ द स्टेट, और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है वो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड हियर, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है, एज फार एज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड। इसी तरह जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो होती है, वहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट हो या हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो वो एक ही होता है। प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज हेड ऑफ द स्टेट देयर इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसके अलावा जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं इन द फॉर्म इन द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर में एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव रियल एग्जीक्यूटिव आई मीन टू से Prime Minister along with his Council of Ministers, they are responsible to the legislature. They are responsible to the legislature and they enjoy their offices till they enjoy the confidence of majority in the Parliament House. So they stay in the office, they stay in their house, they have their tenure till they are enjoying the vote, they are enjoying the confidence of the House. Once vote of no confidence get passed against them, government will fall, government will perish and house will be dissolved. तो वो वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस की बात है, लेकिन यहाँ पर जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव इन अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एज दे enjoy their offices, they stay in their offices till they are having confidence of the house. So once वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस के पास अगेंस्ट देम, तो उनको ये जो हाउस होता है ये डिसॉल्व होता है और गवर्नमेंट गिर जाती है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर, जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, दे स्टे इन देयर ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस एज फार एज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड।
और इसी तरह जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है, जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स या एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, they are responsible not to the legislature but they are responsible to the executive head. That means अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को कुछ एग्जीक्यूटिव्स या सेक्रेटरीज होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल to the chief executive, they are responsible to the president. They will stay in their offices, they will stay in their offices till they enjoy the confidence of their officer, of their executive officer or president. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं along with council of ministers, they are responsible to the legislature and they stay in their offices till they attain the confidence of the house, till they enjoy the confidence of the house. लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स, एग्जीक्यूटिव्स या सेक्रेटरीज होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द प्रेसिडेंट, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द प्रेसिडेंट एंड दे एंजॉय, दे स्टे इन देयर ऑफिसेस टिल दे हैव हिज कॉन्फिडेंस, टिल दे हैव हिज कॉन्फिडेंस। और जहाँ तक बात है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की, एज फार एज द टेन्योर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज कंसर्न, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का टेन्योर होता है वो फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल इनको 5 साल के लिए इलेक्ट किया गया है, लेकिन बात क्या होती है वहाँ पर, वो फिक्स क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वहाँ पर कभी भी अगर कोएलिशन होगी गवर्नमेंट गिर जाएगी, या अगर सडनली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ तब भी वहाँ गवर्नमेंट गिर जाएगी। दैट इज वाई 5 साल के लिए इनको चुना जाता है, बट कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। 5 साल से पहले ही इनको बाहर का दरवाजा दिखाया जा सकता है इफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गेट पास्ड अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग ठीक है 5 साल के लिए इनको चुना जाता है, लेकिन उनका ये जो टेन्योर होता है वो फिक्स नहीं होता है। तो जो टेन्योर ऑफ एग्जीक्यूटिव इज नॉट फिक्स इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जहाँ तक टेन्योर ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो फिक्स्ड होता है। वो उनको रिमूव नहीं कर सकते बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की अगर बात करेंगे, प्रेसिडेंट इज ऑलवेज इलेक्टेड फॉर द टेन्योर ऑफ 4 years, और अब जो है बिडेन वहाँ नए प्रेसिडेंट बन गए हैं तो उनको अपना ऑफिस संभालना है कल से 20 जनवरी से। अब इलेक्शन रिजल्ट्स कब आए थे, कब इलेक्शंस हो रहे थे? 2020 लेट की बात है। तो ट्रंप अभी भी है, क्योंकि इनका जो टेन्योर होता है वो फिक्स्ड होता है। तो 20 जनवरी से नया प्रेसिडेंट वहाँ से काम स्टार्ट करेगा। तो जो टेन्योर होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में वो फिक्स नहीं होता है, और जो टेन्योर होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो फिक्स्ड होता है। और जहाँ तक बात है पार्लियामेंट्री सिस्टम की, जो मेंबर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, वो लेजिस्लेचर से लिए जाते हैं, या अगर कोई ऐसा मिनिस्टर आया जो किसी लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर से ना हो, उसको जब मिनिस्टर बनाया जाता है, उसको जब मेंबर बनाया जाता है, मिनिस्टर बनाया जाता है, उसको क्या किया जाता है? उसको अपने आप को क्या करना पड़ता है? ही हैज़ टू बिकम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर विद इन 6 months। किसी फॉर एग्जांपल किसी को यहाँ मिनिस्टर बनाया गया लेकिन उसने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन अब उसको 6 महीनों में अपने आप को इलेक्ट करवाना है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेजिस्लेचर के लिए। तो 6 महीने में अगर वो कामयाब हुआ तो वो स्टे करेगा, अलाइव रहेगा, नहीं तो उसको डिसमिस होना है, उसको डिस्क्वालीफाई होना है। तो मेंबर्स जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होते हैं, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर टेकन फ्रॉम द लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर से इनको लिया जाता है। अगर कोई लेजिस्लेचर से ना हुआ तो उसको मेंबर बनने के बाद 6 महीनों में अपने आप को इलेक्ट करवाना होता है कॉन्स्टिट्यूंसी से लेजिस्लेचर के लिए। तो मेंबर जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए आर मोस्ट प्रोबेबली टेकन फ्रॉम द लेजिस्लेचर। इन केस अगर कोई नहीं होगा तो उसको 6 महीनों में अपने आप को इलेक्ट करवाना पड़ता है। सो जहाँ तक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात है, वहाँ पर जो मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं, दे नीड नॉट टू बी द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स हों। अगर वो होंगे भी मेंबर्स, उनको लेजिस्लेचर की मेंबरशिप से रिजाइन देना पड़ता है। तो मेंबर्स जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स बन जाते हैं, अगर वो कहीं से इलेक्शंस ना लड़े हों, पहली प्रेफरेंस ये है वो लेजिस्लेचर का हिस्सा हूँ कहीं से। अब अगर वो नहीं है तो उनको मिनिस्टर या मेंबर इसमें आने के बाद, एग्जीक्यूटिव कमेटी में आने के बाद, कैबिनेट में आने के बाद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आने के बाद अपने आप को इलेक्ट करवाना है कहीं से विद इन 6 months। और दूसरा, अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वहाँ कोई ये बाउंड नहीं है कि आप जिसको बना रहे हो एग्जीक्यूटिव वो किसी लेजिस्लेचर का मेंबर है। हाँ, अगर वो किसी लेजिस्लेचर का मेंबर हो भी सकता है तो उसको वहाँ से रेजिग्नेशन देनी पड़ती है जब वो यहाँ से एग्जीक्यूटिव बन जाता है, जब वो यहाँ से सेक्रेटरी बन जाता है। और जहाँ तक बात है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, देयर इज ऑलवेज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव।
क्योंकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इट वर्क्स ऑन द बेस of the principle of unification of powers. Unification of powers or fusion of powers in parliamentary form of government. So that's why there is always a close relationship between executive and legislature. और जहाँ तक government in the presidential system is concerned, it is working on the principle of separation of powers. It is working on the principle of separation of powers. तो वहाँ वो interfere नहीं करते हैं, लेकिन as circumstances demand, they are interfering in order to maintain system of checks and balances. तो जहाँ तक सेपरेशन ऑफ पावर है, ये एक अहम प्रिंसिपल या फीचर है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, और जो ये है यूनिफिकेशन या फ्यूजन ऑफ पावर्स, वो एक प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो जहाँ तक बात है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर वर्किंग ऑन द बेस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जहाँ तक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात है, वहाँ कोई पार्लियामेंट्री ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, वहाँ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इनको एक तो एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, और एट इंडिविजुअल लेवल ये अपने पोर्टफोलियोज के रिस्पॉन्सिबल है। सो इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और जहाँ तक प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात है, वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, they are not responsible collectively, but they are enjoying individual responsibility. They are maintaining individual responsibility. तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, और जबकि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जहाँ तक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात है, अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म की बात करेंगे, चाहे वो इंग्लैंड हो या इंडिया हो, बाकी कोई कंट्री हो, मिनिस्टर्स आर जनरली टेकन फ्रॉम सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, या तो वो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी से होंगे या वो कोएलिशन करके उन्हीं पार्टी से होंगे। और जहाँ तक बात है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ही इज नॉट बाउंड टू टेक हिज मिनिस्टर्स फ्रॉम द सेम पॉलिटिकल पार्टी। वहाँ ये जरूरी नहीं है कि वो मिनिस्टर्स को सेम पॉलिटिकल पार्टी से ले। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में सेनेटर्स है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, 538 मेंबर्स है वहाँ। अब वहाँ पर जो नॉमिनेशन आते हैं प्रेसिडेंट के लिए, वो दो कैंडिडेट्स आते हैं, एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, एक दूसरी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। जो वो होते हैं मेंबर्स सेनेट या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, यूएस कांग्रेस जो होते हैं, तो वहाँ पर कोई भी वहाँ मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी इलेक्ट होगा, किस पार्टी से हुआ, वो फिर उनमें से मिनिस्टर किसी को भी ले सकता है, वो किसी को भी एग्जीक्यूटिव बना सकता है, वो किसी को भी सेक्रेटरी बना सकता है। और ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज़रूरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से सब मिनिस्टर्स को ले लो, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी सब मिनिस्टर्स को ले लो। दैट इज ओनली द फीचर इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ ये नहीं है। सो द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू टेक हिज मिनिस्टर्स फ्रॉम द सेम पॉलिटिकल पार्टी। और जहाँ तक बात है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या हो जाता है, वहाँ एक ही पॉलिटिकल पार्टी जब रूल करती है, उसकी डेफिनेटली सेम मेंबर्स की आइडियोलॉजी सेम होती है, तो पॉलिटिकल व्यूज होते हैं, सेम होते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेम होती है, पॉलिटिकल पार्टी भी सेम है, तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी एक एसेंशियल फीचर माना जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। लेकिन जहाँ तक बात है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, वहाँ ये एसेंशियल फीचर नहीं होता है, वहाँ पॉलिटिकल होमोजेनिटी एसेंशियल फीचर नहीं होता है, क्योंकि वो जो मैंने आपको बताया, जो एग्जीक्यूटिव या मिनिस्टर्स होते हैं, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लिए जाते हैं, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लिए जाते हैं। और एक बड़ा सा ये डिसएडवांटेज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वो ये है, जो ये मिनिस्टर्स होते हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग गवर्नमेंट होती है, इट इज़ ऑलवेज लिविंग एट द मर्सी ऑफ द लेजिस्लेचर। वाई? क्योंकि अगर इनके खिलाफ पास हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो इनकी गवर्नमेंट गई, उनकी गवर्नमेंट गई, हाउस डिसॉल्व हो जाएगा। सो इट इज़ ऑलवेज, ये मेरिट्स और डिमेरिट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं ये नेचर बता रहा था, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्या होती है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में ये आ जाता है, इट इज़ ऑलवेज लिविंग एट द मर्सी ऑफ द लेजिस्लेचर। और वहाँ पर बड़ा डिसएडवांटेज क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वहाँ पर जो वो रूल होता है, उसमें ऑलमोस्ट जो प्रेसिडेंट होता है वो बाउंड नहीं होता है हाउस के तहत, तो उसके खिलाफ वो एक्शन भी नहीं ले सकते, उसको अपनी जो टेनवर है वो फिक्स्ड होता है, वो लेजिस्लेचर के तहत बाउंड नहीं रहता है, क्योंकि उसको कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ वहाँ पर नहीं होता है।
वो अलग बात है, उसके खिलाफ इम्पीचमेंट होता है, लेजिस्लेटिव इम्पीचमेंट होता है, वो अलग बात है। लेकिन जो बात है यहाँ पर, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, इट इज़ ऑलवेज लिविंग एट द मर्सी ऑफ द लेजिस्लेचर, और ऐसी बात वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है। और क्विक डिसीजन मेकिंग अगर कहीं पर है तो वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है। सो दिस वाज अबाउट द नेचर ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और मैंने थोड़ी सी आपको क्लासिफिकेशन भी बता दी। इसके बाद अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो भी देखना पड़ेगा। तब जाके वी विल स्टडी सिस्टम्स ऑफ इंग्लैंड एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स।